Hello friends, in last class we talk about the various characteristic of chemical reaction। तो हमने लास्ट क्लास में जो केमिकल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो वेरियस उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसे पढ़ा था। आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। आज हम इसे ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल और किसके फॉर्म में, सिंबल और फॉर्मूला, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये इन दोनों का इस्तेमाल करके जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि होता क्या है, फिर इसका हम एग्जांपल देखेंगे। केमिकल इक्वेशन द प्रोसेस of representing chemical reaction by using symbols and formulae of the substance involved in it is known as केमिकल इक्वेशन। तो देखिए हमने डिफिनेशन क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करते हैं। और किसका सिंबल्स और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका सिंबल और फॉर्मूला यूज करके जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस डिफिनेशन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि व्हेन जिंक ग्रेन्युल्स dissolved in the dilute sulfuric acid, it forms zinc sulfate and releases hydrogen gas। तो ये रिएक्शन है जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस जो हमारा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो उसमें हम इस रिएक्शन को एक बार स्टडी कर चुके हैं। तो आज फिर हम उसी को लिखते हैं। तो हमारा क्या है केमिकल रिएक्शन कि जिंक प्लस, जिंक को हम किस में डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा बन क्या रहा था, जिंक सल्फेट और क्या बन रहा था, हाइड्रोजन गैस।
तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ना ही हमने सिंबल का इस्तेमाल किया है अभी और ना ही किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं बर्ड इक्वेशन। जब किसी केमिकल इक्वेशन को हम बर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं बर्ड इक्वेशन। शब्दों का इक्वेशन है ये बर्ड इक्वेशन। तो ये अभी हमारा बर्ड इक्वेशन है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन लिखना है। ये तो अभी बर्ड इक्वेशन है, लेकिन हमको केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है, सिंबल और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो जिंक का हमारा सिंबल क्या होता है, जिंक एलिमेंट होता है। तो जिंक का सिंबल क्या होता है हमारा, Zn, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता होगा, क्या होता है आप लोग जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, ठीक है। तो जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट, प्रोडक्ट में हमारा क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ZnSO4। आप निकाल भी सकते हैं कि जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 कैसे आया। तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि जिंक है, जिंक को हम डिनोट करेंगे Zn+2, जिंक पे +2 वैलेंसी होता है। सल्फेट है इधर, सल्फेट का SO4 2- होता है। सल्फेट का क्या होता है फॉर सिंबल, SO4 2-, वैलेंसी सल्फेट का 2-2, जिंक का +2। तो मैंने बताया था कि जब दोनों का वैलेंसी सेम हो जाता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल हो गया दोनों। कैंसिल होने के बाद क्या होता है, ऐसे तो अगर कैंसिल नहीं होता तो दोनों का इंटरचेंज होता था। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ZnSO4 सिर्फ। तो ये हमारा जिंक सल्फेट का इस तरह से फॉर्मूला आ गया। तो हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो जिंक सल्फेट जो बर्ड है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा, और क्या रिलीज हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे लिख सकते हैं, H2। तो ये देखिए ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या है ये, हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। तो केमिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा ही क्या था कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन बाय सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वही होता है, मतलब कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करें, सिंबल ये क्या है, सिंबल हमारा जिंक का, ये क्या है, फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हम किससे जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसका सिंबल और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, उसका इस्तेमाल करके जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशन था। अब आती है बात कि केमिकल इक्वेशन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है तो जो हमारा रिएक्टेंट होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, उसे हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और जबकि जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा हम राइट साइड में लिखते हैं। प्रोडक्ट हमेशा हमारा किधर होगा, राइट साइड में, प्रोडक्ट होगा राइट में, जबकि हमारा रिएक्टेंट होगा लेफ्ट में। ये हमेशा याद रखना है। और जो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं उसके बीच में हमेशा प्लस साइन होता है, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो उन दोनों के बीच में भी हमेशा हम प्लस साइन देते हैं। तो और जो एरो साइन होता है वो हमेशा राइटवर्ड की ओर होता है, मतलब कि टुवार्ड्स द राइटवर्ड। इसका जो डायरेक्शन होगा, जो एरो हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल इक्वेशन में, टुवार्ड्स द क्या होता है, राइटवर्ड होता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द
केमिकल रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ये हमारा हमेशा राइटवर्ड की ओर ही इसका डायरेक्शन होगा, जो हम एरो इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ये था हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन भी दो तरह का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जानते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। A balanced chemical equation has a equal number of atoms of a different elements on the reactant और द प्रोडक्ट साइड। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड ही इक्वल होगा। मतलब कि ना ही रिएक्टेंट साइड बढ़ेगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर है, अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया, Zn प्लस H2SO4। अभी आपने तुरंत ये एग्जांपल देखा है, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जिंक है ये एलिमेंट है, तो इसका कितना एटम है रिएक्टेंट साइड में, इसका एक एटम है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है मतलब कि, और हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड भी जिंक है, उसका एटम एक ही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस जो हमारा डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट में कौन कौन आ गए, जिंक आ गए, हाइड्रोजन आ गए, ये सब क्या है हमारे, सल्फर हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ये डिफरेंट एलिमेंट है। तो इनका जो एटम होता है, जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन होंगे, जिंक होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा। तो जो डिफरेंट एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ना ही मतलब कि हर एक केस में दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक का कितना एटम है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो एक एटम रिएक्टेंट साइड है और एक एटम प्रोडक्ट साइड भी है। अब देखिए, अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H2। तो हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम है। इधर भी देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन का 2 ही एटम है, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब सल्फेट मतलब कि सल्फर का कितना एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, इधर रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी 1 ही एटम है। ऑक्सीजन का 4 एटम है और इधर प्रोडक्ट साइड भी 4 ही एटम है। तो हम देख रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में जितना भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसका एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल है। तो ये हमारा कैसा इक्वेशन हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। Balanced chemical equation. In balanced chemical equation, number of atoms of different element are equal on the reactant and the product side। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
are equal on the reactant and the product side. मतलब कि इसमें जो मैंने अभी आपको समझाया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितना भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है उसके एटम्स का नंबर, द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन आर इक्वल ऑन द बोथ साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड. तो मैंने क्या बताया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितना भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है तो उनके एटम्स, द नंबर ऑफ देयर एटम्स मस्ट बी इक्वल इन द लेफ्ट, मस्ट बी इक्वल इन द बोथ साइड, दैट इज द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड. मतलब कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितना भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा उनके एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल होगा. क्यों इक्वल होता है? क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता था कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब कि इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी मैटर को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो इस वजह से क्या होता है कि एलिमेंट्स है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जेडन का एक एटम कम जाता, रिएक्टेंट साइड एक एटम कम जाता और प्रोडक्ट साइड एक एटम उतना ही रहता है, एक एटम इधर कम जाता है जेडन का और उधर एक एटम बढ़ जाता, तो क्या होता, हम क्या देखते हैं कि इधर प्रोडक्शन हो गया. क्या हुआ? इधर एक भी एटम नहीं था. अगर एक एटम कम था तो जिंक का एक भी एटम नहीं होता, तो जिंक मतलब कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जिंक बन जाता खुद पर खुद. तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. उसे ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है. अगर ऐसा हो जाता तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता, डिसॉल्व कर देता. तो इस वजह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनका नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा इक्वल होता है. इसका एग्जांपल क्या था? इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2. इसमें आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड जितना भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है सबका नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है. तो ये हमारा एक तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. अब बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जस्ट इसका उल्टा होगा. मतलब कि उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होगा. इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन आर नॉट इक्वल. तो अब देखते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. Unbalanced chemical equation. An unbalanced chemical equation has unequal number of atoms of different elements. Unbalanced chemical equation has unequal number of atoms of a different elements in the reactant and the प्रोडक्ट साइड. तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। मतलब कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट्स, मतलब कि एक किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेगा उसके एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होते हैं, मतलब कि वो अनइक्वल हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हैं H2 प्लस O2, मतलब कि व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स वाटर। क्या बनाता है? वाटर, H2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वर्ड साइड में हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2 एटम है। राइट वर्ड साइड भी 2 एटम है। तो हाइड्रोजन तो क्या है, हाइड्रोजन का तो एटम बैलेंस है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है वो लेफ्ट वर्ड साइड 2 एटम है, लेकिन राइट वर्ड साइड उसका एक ही एटम है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ऑक्सीजन का एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन आर अनइक्वल। तो लेफ्ट वर्ड साइड ऑक्सीजन का एटम्स का नंबर क्या है? ज्यादा है, और प्रोडक्ट साइड कम है। तो हम जैसा कि जानते हैं, अब देखिए, अब बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यही होता है। अब जैसा कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। द मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किस लॉ से हम जानते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे लेकिन आप देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर तो 2 एटम था ऑक्सीजन का, लेकिन इधर एक ही एटम बचा, मतलब कि एक एटम क्या डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो इसी को हम सेटिस्फाई करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करते हैं? बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से ही। हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं और इसे बैलेंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का, अगर जैसे कि एक और तरीका है, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इधर अब इसे बैलेंस करना है, मतलब कि दोनों साइड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो हमारा ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का एटम इधर साइड कम गया है। तो अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन का इधर जो 2 है इसे हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए बैलेंस हो गया, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम इस 2 को नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव स्टेट में जो ऑक्सीजन होता है वो O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, O2 के मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी भी सिंगल एटम ऑक्सीजन का एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। इस वजह से हम O2 को, ऑक्सीजन को हमेशा O2 से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायटोमिक एलिमेंट्स हैं ये सब। डायटोमिक एलिमेंट्स में जैसे कि हमारा जाएंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फिर आ जाएंगे ऑक्सीजन, ये सब हमारे क्या है? डायटोमिक एलिमेंट्स है। फिर क्लोरीन भी हो जाएगा। ये सब हमारे क्या है? डायटोमिक एलिमेंट्स हैं। तो ये हमेशा 2 के फॉर्म में, इसका हमेशा 2 एटम्स ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि ऑक्सीजन का जो 2 एटम है यहाँ पर उसे हम हटा के 1 एटम कर दें तो बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम कि कभी जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो जो भी हमारा सिंबल हो या फिर फॉर्मूला हो, जैसे कि जो भी इक्वेशन में सिंबल हो या फॉर्मूला हो, तो उसके आगे हम किसी भी इंटीग्रल को, किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। तो हम सिर्फ उसके आगे ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना कि जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि H2O2 अपने मन से ऑक्सीजन के पीछे 2 लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी हम कुछ भी करेंगे इसमें, तो उसके आगे, इन द फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला के आगे ही हम क्या कर सकते हैं? किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी इंटीजर नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ भी करना है, कुछ भी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं 3 2 4, अपने मन से 5 6 7। तो हम हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो पीछे कुछ उसके फॉर्मूला में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर O2 है यहाँ पर, अगर इसका हम 2 हटा देते हैं तो इसका फॉर्मूला चेंज होगा। लेकिन नहीं, हम जब भी करेंगे तो उसके आगे ही कुछ उसमें ऐड करेंगे।
इंटीजर नंबर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अब देखिए इस केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। किसे बैलेंस करना है? H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम्स तो हमारा ठीक है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी दोनों साइड इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन का हमारा सेम नहीं है। अगर हम अपने मन से यहाँ पर क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए ध्यान से देखिएगा किस तरह से बैलेंस होता है। यहाँ पर अगर अपने मन से 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए तो ऑक्सीजन का कितना आइटम हो गया। अगर हम एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब किसी फॉर्मूला के आगे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फॉर्मूला में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब में मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन के साथ भी ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एस रहता, सल्फर रहता, तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे हम जितना भी नंबर लगाते हैं तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ पे हम 2 लगाएं तो ऑक्सीजन का भी एटम कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गया और रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन अब हमारा बैलेंस हो गया। तो क्या हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया? नहीं। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 2 लगाने से क्या इफेक्ट पड़ा कि 2 लगाया हमने तो ऑक्सीजन का एटम तो बैलेंस हो गया, लेफ्टवर्ड साइड भी और राइटवर्ड साइड भी, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। अब लेकिन हाइड्रोजन का जो एटम था वो प्रोडक्ट साइड 4 हो गया, हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन हमारा लेफ्टवर्ड साइड कितना है, 2 ही बच रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तब देखिए कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूना 4, और लेफ्टवर्ड राइटवर्ड साइड भी 2 दूना 4, इधर भी। अब मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मेरा प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 है, और सॉरी रिएक्टेंट साइड हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड भी हमारा कितना है, 2 है। तो अब देख सकते हैं कि हमारा सारा एलिमेंट है इस केमिकल इक्वेशन में जो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सारे का एटम है जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब ये इक्वेशन है हमारा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और अगर इसे हम बैलेंस नहीं करते हैं तो पहले जब इसे हम बैलेंस नहीं किए थे, यहाँ पर 2 नहीं लगाए थे, यहाँ पर 2 नहीं लगाए थे, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल था। लेकिन जब इसे हम बैलेंस कर दिए तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से तो यही जो मेथड अभी हमने अप्लाई किया इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। एग्जाम में बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन आता है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिया है बनाने के लिए, आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड को किसमें डाल रहे थे, पोटेशियम आयोडाइड को डाल रहे थे हम लीड नाइट्रेट में, तो हमारा बन रहा था प्रोडक्ट में क्या चीज, लीड आयोडाइड। तो अब उसी रिएक्शन को मैंने उस समय पिछले क्लास में बताया भी था कि जो अभी मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ वो अभी बैलेंस नहीं है, तो आज हम उसे बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। तो हमारा क्या था रिएक्शन, क्या था केमिकल रिएक्शन कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड को क्या था, पोटेशियम आयोडाइड को किसमें डाल रहे थे, पोटेशियम आयोडाइड को हम डाल रहे थे लीड नाइट्रेट में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा था, प्रोडक्ट हमारा बन रहा था लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड, और क्या बन रहा था, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अभी ये किसके फॉर्म में है, वर्ड के फॉर्म में है, क्योंकि हम यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल किए हैं। तो अभी ये केमिकल रिएक्शन है जो अभी वर्ड के फॉर्म में है। अब लेकिन हम इसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है,
मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का किसी भी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा। अब देखिए प्लस लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट का क्या होगा फॉर्मूला हमारा, PbNO3 होल 2। क्यों हो गया PbNO3 होल 2, क्योंकि नाइट्रेट का जो होता है वैलेंसी वो कितना होता है, 1 होता है, जबकि लीड का वैलेंसी 2 होता है। तो दोनों का आपस में इंटरचेंज किए तो नाइट्रेट का वैलेंसी लीड के पास चला जाए, लीड का वैलेंसी नाइट्रेट के पास चला है, तो PbNO3 होल 2। अब देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लीड आयोडाइड। तो लीड आयोडाइड का क्या हो जाएगा, PbI2। अब उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। अभी आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अब ये केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस अभी से चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो देखिए इधर पोटेशियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड, और कहीं पोटेशियम तो नहीं है रिएक्टेंट साइड। अब देखिए प्रोडक्ट साइड भी एक एटम है, तो हम देख लेंगे पोटेशियम मेरा बैलेंस है। अब देखते हैं आयोडीन, आयोडाइड का देखते हैं। तो इधर आयोडीन 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारा आयोडीन कितना है, 2 है। तो हम देख रहे हैं कि जो आयोडीन है ये हमारा बैलेंस नहीं है, तब इसे हम बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस कैसे करेंगे, अब देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड हमारा जो आयोडीन है उसका 2 एटम इन्वॉल्व है, लेकिन रिएक्टेंट साइड एक ही है। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि अब आयोडीन है हमारा, जो आयोडाइड आयन था वो भी 2 हो गया, रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गया, और प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गया। तो अब हमारा I है जो, मतलब कि आयोडाइड आयन है जो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, आयोडीन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं, लेकिन जो हमारा पोटेशियम था, क्या था पोटेशियम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से आयोडीन आइटम तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो हमारा पोटेशियम था वो भी 2 हो गया रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारा अभी तक एक ही है। तो अब ये अनबैलेंस हो गया, तब इसे बैलेंस करते हैं। इधर मेरा 2 हो गया पोटेशियम, अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब देखिए कि हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड जो पोटेशियम है वो 2 हो गया, और रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गया। तो अब हमारा पोटेशियम भी बैलेंस हो गया और आयोडीन भी बैलेंस हो गया दोनों साइड। अब देखते हैं कि हमारा लीड का इधर रिएक्टेंट साइड एक एटम है, और प्रोडक्ट साइड भी देखिए एक ही जगह है, तो एक ही एटम है, तो हमारा लीड भी क्या है, बैलेंस है। अब देखिए नाइट्रेट है जिसका 2 है, 2 एटम इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट साइड इधर 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो वो नाइट्रेट को भी 2 एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस हो चुका है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़े, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस किस तरह से करते हैं, बाय यूजिंग द हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आप घर में इसका प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, तो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हायर क्लासेस में भी बैलेंस करने के लिए आएगा, और एक न एक क्वेश्चन तो बोर्ड में पक्का न पक्का इससे रहेगा ही बैलेंस करने के लिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट, दैट्स ऑल।